जी आदाब। शाहिद साहब, खैरियत से? आप हेलो। कैसे हैं आप? All right. So Shahid Kabir is a filmmaker. He's had a wonderful and very interesting journey. और हम लोग आज पता करेंगे उनसे। तो शाहिद साहब, अगर आप मुझे अपनी जर्नी के बारे में बात करें। आपने एक मदरसे से आपने स्टार्ट किया है, एंड देन यू जॉइंड इफ्टा, विच इज अ प्रोग्रेसिव group of theater personalities. So it's a very interesting journey. Tell me something more about it. I told you earlier, I started I born in a village. There is a small madrasa when I was um, उर्दू studying. में बताइए, उर्दू Oh, में बताइए, उर्दू में अच्छा बताइए, ठीक। उर्दू में बताइए। ओके ओके ओके। मैं एक छोटे से गांव जिसका नाम है इस्लाम नगर, और वो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है। वहां मेरी जर्नी शुरू हुई एजुकेशन की। तो मैं वहाँ सिपारा और कुरान ये सब पढ़ता था। लेकिन मेरा बड़ा मतलब पढ़ाई में बड़ी दिलचस्पी थी मेरी। बहुत शौक था पढ़ने का। तो मेरे मतलब मतलब फैमिली के जो लोग हैं उनका कहना है कि मैंने कभी ये नहीं कहलवाया कि पढ़ने के लिए जाना है। मुझे खुद ही कुछ अंदर से कुछ ऐसा था एंथुसियाज्म के मुझे जाना है पढ़ने के लिए। और उन्होंने मेरे शौक को देखा और फिर उन्होंने मुझे गांव से शहर भेज दिया पढ़ने के लिए आगे। क्योंकि मैंने हिफ्स कर लिया, कुरान पढ़ लिया था, तो वो चाहते थे आगे मैं मौलवियत में आगे और महारत हासिल करूं और मौलवी बन जाऊं। वहां मेरे एक दूर के चचा हैं, उनके पास में रहने लगा क्योंकि मदरसे में मुझे हॉस्टल नहीं मिला। अब उनकी सोहबत में आने से ये हुआ कि उन्होंने कहा बेटा जो कुछ कर रहे हो वो तो सब ठीक है, आप जो भी पढ़ना चाह रहे हो, लेकिन जिंदगी में करोगे क्या पढ़ के? अगर सिर्फ इमाम बनना है या कहीं मुदर्रिस या टीचर बनना है तो वो तो अलग चीज है, वो भी एक है, लेकिन उसमें भी ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। क्योंकि एक ये समझिए कि मदरसों में तकरीबन 2 करोड़ के आसपास मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे पढ़ते हैं। तो और मदरसे और मस्जिदें इतनी नहीं है कि सब आफ्टर गेटिंग ग्रेजुएशन सारा कंप्लीट करने के बाद वो सब इमाम या मुदर्रिस बने या टीचर बने। तब मैंने कहा नहीं, उतना होश उस वक्त होता भी नहीं है वैसे। 6-7 साल 10 साल की उम्र में कुछ पता नहीं होता। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि देखो जो पढ़ाई कर रहे हो वो तो करो, उसके साथ साथ आप और भी पढ़ाई शुरू करो जो बाकी जिंदगी के लिए जरूरी है। तब उन्होंने मेरा एडमिशन कराया इस्लामी इंटर कॉलेज में। अब मैं मदरसे में भी जाता था और इस्लामी इंटर कॉलेज में भी साथ साथ मैंने शुरू किया। और वहां मैंने ये समझिए कि 8th क्लास तक इस्लामी इंटर कॉलेज में पढ़ाई की। इस्लामिया इंटर कॉलेज सहारनपुर में। सहारनपुर सहारनपुर में। उसके बाद फिर राइट। मैंने स्कूल बदला अपना, और बजोरिया इंटर कॉलेज वहां है, 9th में वहां चले गए। और उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसकी एक वर्कशॉप लगी थिएटर की। और क्योंकि मेरे अंकल पहले से ही वो पोएट भी रह चुके हैं, और थिएटर और जितने भी फाइन आर्ट्स हैं उनकी काफी दिलचस्पी थी इनमें। तो उन्होंने कहा अगर तुम चाहो तो, अगर तुम्हें लगे और तुम्हारा इंटरेस्ट हो तो आके देखो। और मैं वहां गया तो वहां ऑडिशन हो रहे थे वर्कशॉप के लिए। तो ऐसे ही मैंने ऑडिशन दे दिया और वो फॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन हो गया। मुझे नहीं पता था क्या है ये सब। ये पहला इंटरेक्शन था मेरा थिएटर से 93 का। वो वर्कशॉप शुरू हुई और वो वर्कशॉप कमाल की थी। वो बिल्कुल ऐसे था जैसे एनएसडी का पूरा सेटअप, पूरा कोर्स होता है। मेकअप क्या है आपका, आपकी बारीकी क्या है, कॉस्ट्यूम कैसे बनाई जाती है, एक्टिंग के क्या है, किस तरह से करते हैं, कैसे चीजें आप ऑब्जर्व करना सीखते हैं, वॉइस क्या है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है। मतलब एक डिटेल वर्कशॉप की 3-3.5 महीने की। और वो मैंने की। वहां से मुझे एक तरह से एक्सपोजर मिला। और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स, सतीश आनंद, देवेंद्र राज अंकुर, भारती लोमियो और आपके बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो अब काफी दिग्गज नाम माने जाते हैं। मुझे मतलब फॉर्चुनेटली इत्तेफाक हुआ उन सब के सानिध्य में सीखने का। और ये मेरी एक तरह से ट्रेनिंग हो गई वहां, स्मॉल ट्रेनिंग। फिर हर साल ये होता था कि इप्टा बहुत एक्टिव है सहारनपुर में, आज भी बहुत काम करते हैं वहां पे, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। वो हर साल एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो बीएनए से किसी को बुलाते हैं, भारतीय नाट्य अकेडमी लखनऊ से वहां के ट्रेन टीचर होते हैं, या फिर एनएसडी से कोलेब्रेशन करते हैं, और एक वर्कशॉप हर साल होती है। तो वो साल दर साल
अब उस टाइम में फोटोग्राफी में क्या होता था कि VHS पे वीडियो बनते थे शादी के, और कोई रास्ता नहीं था, तो हम क्या करते थे, जो लोग शादियों में अपना वीडियो बनाते थे वो हम लाइट पकड़ने के लिए, सीखने के लिए, ताकि हमें समझ में आए, वो उनके साथ साथ घूमते थे। और अब रात को शादी कर रहे हैं, शाम को थिएटर कर रहे हैं, और दिन में स्कूल जा रहे हैं, और सुबह के टाइम मदरसे में, ये पूरा प्रोसेस हो गया। बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक टाइम के बाद फिर मदरसे 1 साल तक गए, उसके बाद वो जाना बंद हो गया, क्योंकि बड़ा टफ हो गया था अरबी और फारसी, और एक चीज समझ में नहीं आ रही थी, रट्टाफिकेशन बहुत हो रहा था वहां। वो अब समझ में आता है, तब उतनी समझ नहीं थी। शायद उस रट्टाफिकेशन की वजह से दिलचस्पी कम होती गई, और फिर हमने 10th में एक और वहाँ इंटर कॉलेज है सहारनपुर में, गुरु नानक इंटर कॉलेज, वहां एडमिशन लिया और 10th वहां से पास कर गए। अब ये था कि इसी फील्ड में जाना है। अब माँ बाप ने तो कभी एक तरह से मुखालफत नहीं की, क्योंकि मेरे फादर बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन कभी उन्होंने मुखालफत नहीं की और कभी हमें रोका नहीं कोई भी काम करने के लिए। ये एक तरह से बड़ा सपोर्ट उनका रहा है हमेशा, क्योंकि उसकी एक वजह ये मैं मानता हूँ कि वो हमेशा जो है वो बाहर ज्यादा रहते थे, कि हमारा जो है, हमारी जो फैमिली का जो काम है वो उस वक्त में वो हुआ करता था, जो आम वगैरह की फसलें खरीदते हैं, फिर उन्हें वहां से आड़त में इधर उधर अलग अलग शहरों में भेजते हैं। तो वो एक्सपोजर शायद उनको मिला हुआ था, उसकी वजह से अपने बच्चों पे कभी सख्ती नहीं की और उन्हें पूरी फ्रीडम दी कि वो क्या करना चाहते हैं। ये मतलब मेरा ऐसा मानना है। फिर उधर चचा का सानिध्य मिलता रहा, वो गाइड करते रहे, और फिर हमने डिसाइड किया कि किसी अच्छी जगह पे जाके तालीम ली जाए, उसके लिए प्रिपरेशन की, और फिर हमने जामिया में एडमिशन के लिए ट्राई किया, वहां फॉर्म वॉर्म भरा, और इत्तेफाक देखिए कि किस्मत अच्छी थी, वहां नंबर आ गया। फिर मैंने वहीं से उर्दू से ग्रेजुएशन किया, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते थिएटर शुरू कर दिया, और वहां की इंटरेस्टिंग बड़ी लाइफ रही है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन आपने आपने मास कम्युनिकेशन में किया? पहले उर्दू में किया, उसके बाद मास कम्युनिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। और जामिया का जो मास कम्युनिकेशन का जो सेंटर है वो दुनिया भर में मशहूर है। जी जी जी। और उसका प्रोसेस भी थोड़ा अलग है, अब तो बहुत सारी चीजें खैर बदल गई हैं, लेकिन तब मतलब आप ये चाहिए कि IAS के इक्वल एग्जाम्स होते थे उसके, इतना टफ था। जैसे मैं आपको छोटा सा ब्रीफ देता हूँ, उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। पहले आप फॉर्म भरिए, एजुकेशन के अलावा और क्या क्या क्वालिटीज आपके अंदर हैं, यानी आप सोशल वर्क में कुछ करते हैं, आप आर्टिकल लिखते हैं, या आप थिएटर करते हैं, या किसी भी फाइन आर्ट में आपने एक्स्ट्रा करिकुलम में क्या किया है, वो पोर्टफोलियो आप फॉर्म के साथ जमा कराएंगे। अगर वो उनको सही लगा, एक वेटेज है उसका, 150 नंबर उसके होते हैं, तो वो आपको रिटर्न के लिए कॉल करेंगे। फिर रिटर्न में सब्जेक्टिव नहीं होते, हर फील्ड से एक क्वेश्चन होता है, नेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मीडिया, आपका टेलीविजन, आपका वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब जितने दुनिया भर के टॉपिक हैं वो उनको कवर करते हैं। और उसमें आपको बाकायदा ऐसे टाइप पूरे आर्टिकल लिखने होते हैं, और 4 घंटे का टेस्ट होता है। वो टेस्ट भी अगर आपने पास कर लिया, फिर वो एक डॉक्यूमेंट्री और एक फिल्म दिखाते हैं, उसमें भी अगर आप पास हो गए तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। और इंटरव्यू का पूरा पैनल होता है तकरीबन 10-12 लोगों का, यानी जितने आपके क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड सारे जो एग्जीक्यूटिव्स और जो एक तरह से बहुत हाई फाई लोग हैं, उस अपने फील्ड के मास्टर हैं, उनके साथ आपको बिठाते हैं, और फिर वो बातचीत आपसे करते हैं ये जानने के लिए कि चीजों को लेने की आपकी अप्रोच क्या है, किस तरह से आप देखते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे सोशल वर्क हो, चाहे कोई इशू हो, हर तरह से। और वो तकरीबन इंटरव्यू होता है, कभी 4 घंटे भी खिंच जाता है, कभी 2 घंटे, कभी आधा घंटा, जितना उनका मन करे। वो सब प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, इससे हम गुजरे। और डेफिनेटली मास कम्युनिकेशन तो खैर बहुत इम्पोर्टेंट आई थिंक इंस्टीट्यूट है जामिया का, और दुनिया भर में लोग जानते हैं। और फिर मास कम्युनिकेशन करने के बाद आप मुजफ्फर अली साहब के साथ में आपने कुछ साल आपने असिस्ट किया। जी, वही मैं बता रहा था कि मैं जब जामिया में पढ़ रहा था, वहां पढ़ते पढ़ते मैंने वहां इप्टा की एक ब्रांच बनाई, जो कि मेरे लिए गले की हड्डी बन गई। अब वहां ये था कि साहब जामिया और इप्टा, जो कि कहीं ना कहीं एक कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करती है, और वो आर्ट और कल्चर का एक विंग है, उसको आप जामिया में कैसे चलाएं। तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में खामखा की चश्मक शुरू हो गई, वहां कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। फिर हमने उन्हें समझाया, देखो हम कोई यहाँ आइडियोलॉजिकल गेम खेलने नहीं आए, आर्ट है, आर्ट करना चाहते हैं, और हमें लगा कि एक ब्रांच बना के कर सकते हैं, इसलिए कर।
जेएनयू में भी ब्रांच बनाई, जामिया में भी बनाई, और फिर हम आर्ट, तो हम क्या करते थे कि जामिया में ड्रामे तैयार करते थे, वही ड्रामे हम जाके मंडी हाउस और दूसरी जगह पे प्रोफेशनली उनके शोज करते थे। और स्ट्रीट, मतलब उस वक्त में ये था कि दिल्ली का शायद कल्चरल कोई ऐसा प्रोग्राम होगा जहां हमारा ग्रुप जाके शामिल नहीं होता था, कहीं गीतों के जरिए से, कहीं नाटक के जरिए से, इस तरह से पार्टिसिपेट करते थे। वो करते करते इधर मास कम्युनिकेशन कर रहे थे, फिल्म का एक्सपोजर मिला, और उसी प्रोसेस में मुजफ्फर अली साहब से मुलाकात हो गई। वो उस वक्त में एक बहुत अहम काम कर रहे थे, वो सीरियल बना रहे थे उर्दू के जो क्लासिकल पोएट्स हैं और मॉडर्न पोएट्स तक की एक जर्नी, यानी हर हर एक दूरदर्शन, क्योंकि एक ही चैनल था उस वक्त में, बाकी चैनल उस वक्त इतने राइज नहीं हुए थे, तो उनका नया एक चैनल शुरू हुआ था उर्दू, और उसको प्रमोट करने के लिए वो सब चीजें बनवा रहे थे। तो उसमें गालिब, मीर, नजीर, और फिर अपना फिराक गोरखपुरी, ये सब जर्नी होते होते इकबाल से होते कैफी तक की जर्नी थी उसमें, और वो फिक्शन था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे इसलिए रहा कि वो मतलब फिक्शन और भी ऐसे लोगों का, तो उसमें कहीं ना कहीं 1857 और फिर 47 ये सब चीजें भी निकल के आई। तो वो एक तरह से बहुत अच्छा रहा, एक कमाल का एक्सपीरियंस रहा। फिर उन्होंने एक फिल्म बनाई बहादुर लाल शास्त्री की बायोग्राफी, वो भी फिक्शन थी, वो उनके साथ में की। और फिर ये सब काम करते करते उधर थिएटर कर रहे थे, इधर मुजफ्फर साहब के साथ में काम कर रहे थे। तो वो करते करते एक मुंबई की एक टीम थी, उनकी एक फिल्म थी देख भाई देख, उसमें मुझे एज एन असिस्टेंट काम करने का मौका मिला, और उस फिल्म को मैंने किया, जिसमें ग्रेसी सिंह और सिद्धार्थ कोयराल, ये आपका बहुत सारे लोग थे, रघुवीर यादव, इस तरह के, ये सब वो उनकी फिल्म थी। और वो बन के तैयार हो गई। उसके बाद फिर हमारे एक सीनियर हैं, उनकी एक फिल्म बन रही थी साडा अड्डा, उस मतलब इस तरह से फिर एक सिलसिला शुरू हो गया। फिर लगा कि डॉक्यूमेंट्रीज भी कर ली, फिक्शन भी कर लिया, टीवी बहुत कर लिया, फिल्मों करने का, अब जो हम कर रहे थे थिएटर में उसको बड़े पैमाने पे कैसे ले जाया जा सकता है, ये एक सोच पैदा हुई। तो उसमें ये हुआ कि फिल्म बहुत बढ़िया एक जरिया है, आपको लोगों को एंटरटेन करना चाहते हैं, ज्यादा लोगों को एंटरटेन करना चाहते हैं, तो बड़ी तादाद तक पहुंचने के लिए फिल्म एक मीडियम है बहुत बड़ा, जो कहीं ना कहीं थिएटर से भी वास्ट हो जाता है, थिएटर में एक लिमिटेशन है। तब हमने 2009 में दिल्ली से आपका मुंबई शिफ्ट किया, क्योंकि फिक्शन फिल्में यहीं बनती हैं और यहीं ये सब हो रहा था। और फिर यहाँ आके काफी लोगों को असिस्ट करते रहे, असिस्ट करते करते फिर यहाँ एक अपना इप्टा का ब्रांच है, उसके साथ काम किया। वहां काम करते करते महसूस हुआ कि जो हम कहना चाह रहे हैं या जो हम करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जब ऑलरेडी पहले से स्टैब्लिश लोग हैं उनके बीच में जाते हैं तो वो कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अपने टर्म एंड कंडीशन पे, क्योंकि उनका भी एक सोचने का तरीका है और वो बेहतर है। तो उस चीज को नजर में रखते हुए मैंने फिर यहाँ एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा कबीरा। बात चीजें वही थी जो कह रहे थे, एक ग्रुप बना के। अच्छा, उसकी एक वजह ये भी थी कि हम 5-7 लोग इकट्ठे हुए और जैसे स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगल में सब मिलते रहते हैं, वो स्ट्रगलिंग टाइम में हमने सोचा कि हम तो चलो हमें एक्सपोजर मिल गया इत्तेफाक से, मतलब हम फॉर्चुनेट थे कि जामिया से अपनी जर्नी शुरू करते यहाँ तक पहुंच गए। ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो छोटे शहरों से, गांवों से यहाँ आते हैं और वो ग्लैमराइज ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा अफेक्शन होता है उस चीज से कि साहब शाहरुख खान हीरो हैं तो वो भी हो सकते हैं, या वो थोड़े अच्छे दिखते हैं, शीशे में देखते हैं किसी ने बूस्ट अप कर दिया और वो चले आए वहां से, लेकिन उनके पास ट्रेनिंग नहीं होती। फिर ये होता है कि कुछ दिन के बाद वो फ्रस्ट्रेशन में और बहुत गलत चीजों में भी कई बार इधर उधर हो जाते हैं। तो हम सोच रहे कि हम अभी उतने बड़े तो हैं नहीं, लेकिन अपने लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। तब हमने ये ग्रुप बनाया और इसमें कहा कि ऐसे सब लोगों को जिनके पास छोटे छोटे प्लेटफॉर्म भी नहीं है, उनको हम यहाँ थिएटर कराएंगे और थिएटर के जरिए से फिल्म तक की जर्नी क्या होती है उसका एक्सपोजर जितना हमारे पास में है और जो हमारे आसपास लोग हैं जिन्हें के संपर्क में हम हैं, उनसे बुला बुला के एक शेयरिंग हो जाएगी, तो शायद कुछ लोगों का थोड़ा सा भला हो जाए। उसको नजर में रखते हुए और थिएटर को नजर में रखते हुए फिर हमने बच्चों के साथ भी काम किया, यही मुंबई में अभी भी कर रहे हैं, और यंगस्टर को खास तौर से फोकस रखना। ये करते करते लोगों को आसित भी करते रहे। हालांकि थोड़ा हेक्टिक होता था क्योंकि थिएटर और फिल्म दोनों टाइम टेकिंग है, दोनों में टाइम चाहिए, तो वो चलता रहा सब। फिर ये हुआ कि एक टाइम के बाद कि भाई असिस्ट वगैरह तो बहुत कर लिया, अब क्या इससे आगे क्या हो सकता है। तब फिर मैं जितना टाइम मिलता था थोड़ा बहुत, उसमें मैं थोड़ी ये समझिए कि आप या और आप जैसे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जिनके साथ कभी कभी इत्तेफाक हो जाता है उठने बैठने का, तो वहां से एक चीज मिली कि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है।
तो वहां से वो पढ़ने लिखने और की आदत बन गई। और फिर मैं खाली टाइम जब भी मिलता था तो मैं कुछ कहानियां, कुछ स्टोरीज अपनी फिल्म के लिए लिख के रखता था। और ये हुआ कि तकरीबन मेरे पास 12-13 स्क्रिप्ट इकट्ठे हो गए। वो कुछ जामिया की ट्रेनिंग काम आई और कुछ लोगों का एक तरह से साथ, फिर हम लेके घूमने लगे। लेकिन अब भाई इतना पैसा कौन लगाएगा, कौन फिल्म बनाएगा, और हम तो बिल्कुल नए हैं, हमारा कोई बैकग्राउंड उस तरह का है नहीं। 2-3 साल घूमने के बाद में फिर ये एहसास हुआ एक दफा, मतलब मैं काफी इंस्पायर हुआ अनुराग कश्यप से, क्योंकि उनकी जर्नी भी कुछ मतलब हम तो खैर कुछ भी नहीं, उन्होंने तो बहुत संघर्ष किया है। और उन्होंने कहा कि आप अगर फिल्म बनाना चाहते हैं तो आपको रोक कौन रहा है, आप मोबाइल उठाइए और फिल्म बना दीजिए। तो कहने के लिए तो बड़ा आसान लगा था हमें भी, और हमने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। तो हमने ऐसे ही किया। फिर जहां मोबाइल मिला, मोबाइल से शॉर्ट फिल्म बना दी, जहां कोई कैमरा किसी दोस्त का मिल गया उनसे हायर किया, या उन्हें किसी तरह, अच्छा कुछ ऐसा भी किया कि भाई आप अच्छे एक्टर हैं, चलो आपको एक्टिंग में चांस दे देंगे, आप एक्टिंग कर लीजिए, अच्छा आप एक टाइम का आप खाना खिला दीजिए, अच्छा आपके पास कैमरा है यार लेके आ जाओ यार, जब तुम्हारी शिफ्ट वहां की खत्म हो तो थोड़ी देर के लिए आ जाइए, 1 घंटे के लिए हम काम कर लेंगे। तो इस तरह से हमने छोटी छोटी फिल्में बनानी शुरू की और अपने स्क्रिप्ट पे काम करते रहे। फिर थिएटर क्योंकि काफी हम कर रहे थे तो काफी लोग इकट्ठे हो गए थे, तो मुझे लगा मेरे जैसे बहुत सारे पागल हैं यहाँ पे, तो वो सब इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा यार अपनी फिल्म बना दो। और फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता जो सेविंग की थी, ये समझ लीजिए कि असिस्ट कर करके लोगों को, वो थोड़ी सी कुछ घर वालों से मदद ली, कुछ दोस्तों से ली, और कुछ फंडिंग की लोगों से, और फिर एक फिल्म बनाई जिसका नाम उन्माद था, जो उस वक्त के करंट इश्यूज थे, जैसे आपका मॉब लिंचिंग हो गई, लव जिहाद हो गया, इस तरह के जो इश्यूज थे, हम चाह रहे थे कि इसको इंटरेस्टिंग वे में हम, क्योंकि हमने ये देखा कि जब इस तरह की चीजें होती हैं, जो कल्चरल डिफरेंसेस पैदा होते हैं, उसमें खास तौर से जो आम आदमी है, मिडिल क्लास, वो ज्यादा पिसता है। वो क्या है, इस इन्फ्लुएंस में आके अपने रिलेशन डिस्ट्रॉय कर देता है, और रिलेशन डिस्ट्रॉय होने से बिजनेस सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। और जब बिजनेस अफेक्टेड होता है तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ये हमें बहुत बाद में समझ में आता है, तब तक बहुत कुछ खत्म हो चुका होता है। तो वो सारे इश्यूज को हमने महसूस किया और उसी को लेके एक स्क्रिप्ट बनाई वो, और फिर उन्माद का सिलसिला शुरू हुआ। और फिर हम यूपी में, क्योंकि मुझे लगा, मैं जैसे कहा कि जहां आसान हो जाती हैं चीजें, फिर हम अपने होम टाउन वापस गए, वहीं जाके तकरीबन 80% फिल्म वहीं शूट की। वहां के लोगों ने बहुत मदद की, पूरी फैमिली उसमें लग गई, दोस्त आ गए, तब इस तरह से करके वो फिल्म बनी। और कुछ परसेंट आके फिर मुंबई में शूट किया उसका। फिर अगला जो पड़ाव था वो ये था कि साहब फिल्म तो बना ली, अब करोगे क्या इसका। अब जिनके पास भी लेके जाते थे, वो एक तो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग वाकया है, लोग ये कहते थे भाई आपने तो जो है वो फ्राइडे के बाद वाली फिल्म बनाई है, तो इसको तो कोई देखेगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई स्टार नहीं है, कोई फेस नहीं है, फिल्म अच्छी है आपकी लेकिन कोई देखेगा नहीं इसको। तो ये सिलसिला सभी के साथ होता है, तो हमारे साथ भी हुआ। तो फिर ये भी एक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा कि कुछ गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन लगे रहे, और लगातार ये काम करते करते फिर इत्तेफाक से हमारी कई ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा चलो कुछ करते हैं। और वो फिल्म फिर हमने सिनेपोलिस के साथ में मिलके खुद ही रिलीज की हम लोगों ने। और आप यकीन मानिए, वो सारे काम जो एक पीआर कंपनी करती थी, खुद ही हाथों में अपने बोर्ड लिए घूम रहे हैं जुहू पे और इधर उधर कि हमारी फिल्म देखो, क्योंकि थिएटर वाले तो हम हैं ही, तो वो सब शर्म लिहाज उस तरह की हम महसूस नहीं करते। तो गाने गीत गा रहे हैं, रोड पे खड़े हो रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, वो सब किया उस पब्लिसिटी करने, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम अपने फिल्म का जो ट्रेलर है वो किसी टीवी या इस तरह की बड़ी जगहों पे चलवा सके, उसके लिए भी एक पैसा चाहिए होता है। और फिर इस तरह से करके वो फिल्म रिलीज हुई 2018 10 अगस्त को। अब वही फिल्म हमारी जो है एमएक्स प्लेयर के साथ उन्होंने ली है, और वो उस पर चल रही है उन्माद। और काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तब भी अच्छा रिस्पांस मिला, काफी लोगों ने उसके बारे में लिखा भी है, द हिंदू और इधर आज तक और बहुत सारी जगहों पे चर्चा हुई है, इंटरव्यूज भी आए हैं, सब कुछ हुआ है। अब क्योंकि हम जाहिर सी बात है वो बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोग नहीं हासिल कर पाए, क्योंकि हम उस तरह के पैसे और उस तरह की चीजें हमारे पास नहीं थी, पर हम लोगों के दायरे में जो कुछ आ सकता था उससे बेहतर करने की हमने कोशिश की। और फिर ये हौसला बढ़ गया एक तरह से कि हम फिल्म, अच्छा मतलब ये हुआ कि अच्छा फिल्म भी रिलीज कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए, तो अब तो आपको पता ही है कि सिनेमा का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया। हमें लॉकडाउन से पहले भी बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए, तो उतना मुश्किल नहीं रहा फिल्म को रिलीज करना, और बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल गए। तो अब थोड़ा सा उस वे में आसान हो गया, वही ये सिलसिला इस तरह से चल रहा है।
नो डेफिनेटली आई थिंक बहुत बहुत दिलचस्प आपकी जर्नी है, और आपने बहुत दिलचस्प तरीके से आपने सुनाया भी है। और आई थिंक कहानी जिस तरीके से इंसान सुनाता है, जाहिर सी बात है वैसे ही पर्दे पे भी लेके आने की कोशिश करता है। और अगर सुनाने में दिलचस्प अगर कोई चीज लग सकती है तो जाहिर सी पर्दे में दिलचस्प लगती है। आपने कहा कि अनुराग ने बताया कि आप मोबाइल पे शूट कर सकते हैं, किसी भी मीडियम पे आप शूट कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज एक तो ये है कि जैसे इस साल स्पेशली लॉकडाउन की वजह से ओटीटी में बहुत कमाल के काम हो रहे हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल एक मलयालम की फिल्म बनी है सी यू सून, जो कि इंटायरली मोबाइल, मोस्टली मैक्सिमम जो है वो मोबाइल पे शूट की गई है, और रिमोटली जो भी है, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आउटस्टैंडिंग हैं, और बहुत क्रिटिकली एक्लेम्ड है, और बहुत लोगों ने उसको पसंद भी किया, देखा भी है। तो क्या आपको लगता है कि ये एक ओटीटी जो है आपको एक जिसको कहते हैं न्यू लीव्स ऑफ लाइफ मिल सकती है, और अब आप जैसे फिल्म मेकर्स के लिए एक, बिकॉज अभी आज के टाइम पे आपको कोई स्टार्स नहीं चाहिए, कहानी स्टार है। और कोई भी रेगुलर एक्टर्स दे कैन बिकम ओवरनाइट स्टार्स जस्ट बिकॉज दैट एक जो मीडियम है, एक जो प्लेटफॉर्म है, वो आप में विश्वास करे, आप में बिलीव करे, आप पे भरोसा दिखाए। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक अच्छी कहानी, टाइट कहानी आप सुनाएं, और उसको अच्छे तरीके से, टेक्निकली साउंड तरीके से आप उसको विद गुड राइटिंग आप उसको प्रेजेंट करें, एंड स्काई इज द लिमिट। राइट राइट राइट। बिल्कुल सही कहा आपने। रास्ते तो खुले हैं, हालांकि रास्ते पहले भी बंद नहीं थे। हाँ, एक छोटा सा डिफरेंस है कि जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट में हम वो सारी चीजें, वो सारे मसाले डालने की कोशिश करते हैं जो मार्केट से पैसा वापस ला सके। लेकिन जब हम फिल्म बनाते हैं तब उसमें ये सारी चीजें शायद नहीं डालना चाहते हैं, हम एक अच्छी कहानी कहना चाहते हैं। तो ये फर्क पहले भी था और अब भी है, और शायद आगे भी रहेगा, क्योंकि हर आदमी को आजादी है अपनी चीजें अपने तरीके से करने की। तो पहले भी ऐसा नहीं है कि जैसे ठीक है ओटीटी प्लेटफॉर्म वगैरह आ गए हैं, पहले फेस्टिवल्स होते थे, वो अभी भी होंगे। तो ज्यादा लोग अगर इधर से नहीं रास्ता ढूंढ पा रहे हैं तो वो उधर से जाते थे, हालांकि थोड़ा मुश्किल होता था और लंबा एक सफर होता था, प्रोसेस होता था उसका भी। वो हुआ है। और ये ऑफ कोर्स ओटीटी प्लेटफॉर्म आने के बाद में बहुत सारे लोगों को कहानी कहने के, बहुत सारे लोगों को मौके मिल रहे हैं। इवन मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि जो बहुत अच्छे एक्टर्स घर पे बैठे हुए थे, प्लेटफॉर्म ये ओटीटी आने से वो वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको मौके मिल रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए, टेक्नीशियन हो चाहे आर्टिस्ट हो, सभी के लिए। तो मौके तो है, वाकई मौके हैं। और अब मतलब आप अगर थोड़ी सी हिम्मत करेंगे, थोड़ा सी कोशिश करेंगे तो आप और बेहतर काम आप कर सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि स्टोरी इज द किंग, और कंटेंट ही हमेशा जो है वो चलता है और देख भी रहे हैं लोग। अच्छा, दूसरा ये हुआ कि हमारे यहाँ सिनेमा हॉल जितने हैं उसमें सब लोग नहीं पहुंच पाते, तो कम से कम ओटीटी आने से ये हुआ कि ये घर घर में पहुंच गया ये सिनेमा। तो जो लोग सिनेमा में नहीं भी जा पा रहे थे वो भी अब देख रहे हैं। तो आई थिंक उसका भी कहीं ना कहीं ऑडियंस का भी फर्क पड़ा है, तो वो वास्ट ऑडियंस आपको मिल रहा है। तो सिनेमा तो हमेशा रहेंगे, ऑडियंस अगर तो चलेगा नहीं, वो तो जरूरी है। ऑडियंस गैर मामूली है, गैर मामूली ऑडियंस है वो तो। आपको इस वक्त साहिल वैद देख रहे हैं जो एक्टर हैं। जी जी, शुक्रिया बहुत। पुली नंबर 1 में वो आने वाले हैं, तो साहिल वैद जो है थम्स अप कर रहे हैं। तो ही इज अ वेरी गुड एक्टर एंड वेरी नाइस पर्सन मोस्ट इम्पोर्टेंटली। तो शायद साहब, ये आपके पास कितनी कहानियां होंगी? बिकॉज क्या होता है कि एक चीज ये भी देखने में आती है कि बहुत बार आपके पास चीज अच्छी है, आपके आपके ख्यालात अच्छे हैं, आपके स्टोरी आइडियाज बहुत अच्छे हैं, टेक्निकली भी आप साउंड है, लेकिन किसी भी फिल्म मेकर को, किसी भी एक्टर को जो है अपने को सेल करना आना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अल्टीमेटली आपका जो एम है वो नेक है, वो ईमानदार है, कि आप अपनी कहानी को दूर दूर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और सिर्फ पैसा कमाना मकसद नहीं है। लेकिन यह है कि वो जब तक अगर आप अपनी कहानी को कन्विंसिंगली किसी भी प्लेटफॉर्म को या किसी को भी कन्विंसिंगली आप नहीं सुनाएंगे तो वो आप में दिलचस्पी नहीं लेगा। तो अपने को मार्केट कर पाना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे मुश्किल टास्क, सबसे मुश्किल काम इसलिए है कि बड़ी दिक्कत हो जाती है एक आर्टिस्ट के लिए। वो जैसे आपने कहा ना कि अपने आप को सेल आउट करना, तो ये जो स्ट्राइक करता है ना सेल आउट करना, तो ये अपने आप में कंट्राडिक्शन पैदा करता है।
नहीं देखिए डिफरेंस है सेल आउट और सेल करने में डिफरेंस है। सेल आउट ये हुआ कि आप जो है अपने प्रिंसिपल्स पे, अपने मॉरल्स पे कॉम्प्रोमाइज करें जी, और आप कुछ ऐसी चीज पेश करने की कोशिश करें जिसमें आप इनहेरेंटली बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन आप सिर्फ पैसे के लिए या फिर फेम के लिए आप उसको कर रहे हैं। सेल करना यह है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल, इवन अगर आपके जैसे फॉर एग्जाम्पल नंदिता दास के पास अगर मंटो है, कि एक बहुत अच्छी कहानी है, तो उनको जो है जो फिल्म मेकर्स हैं, जो प्रोडक्शन हाउस या जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उनको कन्विंस करने के लिए उनके पास there has to be a convincing thing of just letting them agree to take the story forward. तो डिफरेंस है सेल आउट करने में और सेल करने में, डिफरेंस है। जी 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 हाँ, मैं उसको ऐसे मतलब मेरा कुछ ऐसा सोचना है कि कोई भी काम करने के लिए चाहे 2 लोगों की हो या 10 लोगों की एक टीम होती है, और उस टीम में हर आदमी में एक क्वालिटी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बनाने की क्वालिटी है, तो मेरे साथ एक बंदा ऐसा होना जरूरी है जिसको बेचने की सलाहियत हो। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि हम भी एक ऐसी टीम बनाने की जुस्तजू में है और सर्च में है, और शायद बन भी जाएगी कि कुछ लोग ये क्वालिटी वाले भी हों हमारे अंदर कि देखो हमारा ये सामान है, इसको कम से कम इतनी कीमत पे बेच दे कि दोबारा फिर एक सामान बना ले। तो वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसके लिए एक टीम की जरूरत होती है। आप वैसे भी आप जो बड़े लोग हैं वहां भी देखेंगे तो वो भी खुद तो सेल नहीं करते चीजें, उनके यहाँ भी अलग अलग लोग होते हैं, पर उनके पास इतनी सुविधा और फैसिलिटीज हैं कि वो लोग रख सकते हैं, हमारे पास नहीं है। तो मेरा ऐसा बिलीव है कि कहीं ना कहीं पागल को पागल टकराए जाते हैं, तो कोई तो मिलेगा। सर्च जारी है और ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। यहाँ तक पहुंचे हैं तो आगे भी जाएंगे, रुकेंगे तो बिल्कुल बल एक टीम बनेगी जरूर, ऐसा लग रहा है मुझे। बिल्कुल। तो शाहिद भाई आपके कितनी कहानियां हैं आपके पास तैयार? देखिए वैसे तो अनगिनत कहानी है, क्योंकि हर आदमी एक कहानी लिए घूम रहा है, ये भी कहानी। पर जो मैंने लिख के रखी हुई है तकरीबन मैं फर्स्ट ड्राफ्ट जिसे कहते हैं बना के हमने रखा हुआ है, 12-13 स्क्रिप्ट्स मेरे पास रखे हैं अभी। तो थोड़े से अलग तरह मतलब वैसे तो हर कहानी अलग ही होती है, और हर फिल्म मेकर यही कहता है कि मैं अलग लेके आया हूँ, क्योंकि वो अपने तरीके से उन चीजों को कहता है। तो अलग मेरा थोड़ा सा मतलब ये है कि अलग अलग जॉनर के अलग अलग स्टाइल की फिल्में हैं। मतलब मेरा ये भी मानना है कि मैं कोई एक स्टाइल डेवलप ना करके हर तरह की फिल्में बनाऊं, हर तरह के स्टाइल से गुजरूं, हर तरह के जॉनर में खेलूं, ताकि मुझे भी एक तरह से कुछ नया नया करने का मौका मिले, नई नई चीजें सीखने का मौका मिले, और नई तरीके से मतलब इनोवेटिव तरीके से नरेशन किया जाए, तो वो और इंटरेस्टिंग हो जाएगी जर्नी। तो ऐसा मेरा मानना है। कहानी तो है, शायद भाई अब देखते हैं। एक आखिरी बिल्कुल एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये था कि आप जर्नलिज्म पढ़ाते भी हैं, आप फिल्म मेकिंग आप मेरे ख्याल से पढ़ाते भी हैं आप कॉलेजेस में। जी 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 मैंने जैसे तो कहा कि जी मैं यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग भी लोगों को देता हूँ कि भाई ट्रेनिंग कह लीजिए या शेयरिंग कह लीजिए, मैं उसको ऐसे थोड़ा सा मानता हूँ कि भाई अगर आप सीरियसली एक्टिंग में जाना चाहते हैं या वो भी एक अलग सिलसिला है। और मैं थोड़ा सा जो हमारी मुंबई का लाइफ स्टाइल है उससे कहता हूँ कि ठीक है आप छोटे शहर से बड़े शहर में आए, एंजॉय कीजिए, कोई बात नहीं, पर ये एंजॉयमेंट पूरा एंजॉयमेंट में ना चला जाए, वो बाकी जो आपका मेन मकसद है जो आप लेके आए थे वो कहीं ना कहीं बाकी रहे। उसके साथ साथ मुझे जितना टाइम मिलता है मैं यहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म की क्लासेस भी लेता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि अगर मुझे अपना मकसद पूरा करना है तो मुझे तमाम तरह के लोग, मतलब वो क्लास कोई मैं प्रोफेशनली पैसा कमाने के लिए नहीं लेता, बल्कि इसलिए लेता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जो नए आने वाले लोग हैं जो वहां पढ़ने आ रहे हैं, जो मुझसे मिल रहे हैं, उनके पास बड़े अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। फिर वो नेक्स्ट जनरेशन होती है तो उनके पास आइडियाज, चीजों को लेने के तरीके, वो सोचने का तरीका हमारी जनरेशन से थोड़ा सा अलग, तो वो अपने आप को ये कह लीजिए अपडेट रखने का एक जरिया है। और उसमें अगर कुछ थोड़ा सा पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला भी हो जाता है तो वो भी अच्छा है। तो ये इसलिए मैं कोशिश करता हूँ उसको कंटिन्यू रखूं। बिल्कुल शाहिद भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत ही आपकी दिलचस्प और ईमानदार आपकी जर्नी रही है। एंड होपफुली आपको जिस तरीके का
आजकल अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिले, और आई एम प्रीटी श्योर कि दैट लोग आपके 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 एजुकेशन से, आपकी कहानियों से कुछ सीख पाएंगे, और एक बड़ी ऑडियंस होपफुली आपको मिलेगी वेरी सून, जो कि आपकी कहानियों को देखेंगे, आपकी फिल्मों को देखेंगे, और आपको जो जिस जर्नी की ये शुरुआत आपने एक गांव से करी है, तो वो आप एक, जिसको कहते हैं कि दैट एक मंजिल मकसूद तक आप पहुंच पाएंगे बहुत जल्द। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया, एंड ऑल द बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू सो मच। एंड मैं आपसे भी कुछ कहना चाहता हूँ, बस मैं आपके प्रोग्राम देखता रहता हूँ अक्सर, हंगामा। ये साहिल वैद ने कमेंट आपको भेजा है, ऑल द बेस्ट शाहिद भाई, कीप मेकिंग मूवीज, आई विल वॉच देम। ये बद्रीनाथ की दुल्हनिया में थे। नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ में पिछले 10 साल से ये जुड़े हुए हैं साहिल वैद। अभी दिल बेचारा जो एक फिल्म आई थी सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट फिल्म, उसमें भी थे, अभी खुली नंबर 1 में भी नजर आएंगे। नसीर साहब के साथ में पिछले 10 सालों से ये जुड़े हुए हैं थिएटर से, तो वो आप कह रहे हैं कि आई विल वॉच देम, एंड ऑल द बेस्ट शाहिद भाई, कीप मेकिंग मूवीज। सो कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। और उनसे कहिए कि सिर्फ वॉच नहीं करना है, लेट्स कम टुगेदर इफ समवेयर, if we find out some place. I will connect you to Sahil, and आप लोग जरूर मिलिए, और आई एम श्योर कि दैट अगर कुछ होगा तो डेफिनेटली आप लोग साथ में कर भी सकते हैं। कुछ आप कह रहे थे शायद। हाँ, मैं आपके बारे में कह रहा था कि मैं ये कोई तारीफ वाली बात नहीं, लेकिन सच है आपका जो इनोवेटिव तरीका है ना क्वेश्चंस करने का, वो बड़ा अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। मैं और भी लोगों के साथ में आपको देखा है, और नॉर्मली मतलब कभी जब भी मौका मिलता है तो आपको देखता हूँ। आप का जो क्वेश्चनिंग का और जो लोगों को एंगेज करने का तरीका है, वो बहुत ही कमाल का है। तो ये मैं यही कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया आपके साथ बात करने का और लोगों से कनेक्ट होने का। थैंक यू सो मच, एंड आई होप, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट शायद, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।